साल बाद उत्तराखंड में पीसीएस की भर्ती निकली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने ये विज्ञापन जारी किया है। कुल 224 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। 30 अगस्त तक अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2016 में पीसीएस पदों के लिए ये भर्तियां निकली थी, आपको बताएं, और 2016 के बाद अब ये भर्ती निकली है, सीधी भर्ती होगी। 30 अगस्त तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, आवेदन कर सकते हैं तमाम एप्लीकेंट्स। तो अब 2016 के बाद पीसीएस भर्ती उत्तराखंड में। किसान नेता राकेश टिकैत देहरादून आएंगे, बड़ी खबर, जहां कृषि कानून को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राकेश टिकैत। सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में टिकैत की एक कॉन्फ्रेंस होनी है। राज्य में किसान आंदोलन को और मजबूती से उठाने को लेकर अपनी बात रखेंगे टिकैत। उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं से संबंधित जो पक्ष है वो भी रखेंगे। तो किसान आंदोलन को लेकर राकेश टिकैत देहरादून आएंगे, देहरादून के किसानों का भी पक्ष रखेंगे, आंदोलन से जुड़ी बातें कहेंगे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होनी है जिसमें वो उत्तराखंड के किसानों का भी पक्ष रखेंगे, उनकी समस्याओं को भी रखेंगे। सुबह 11 बजे प्रेस क्लब में टिकैत की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात कह सकते हैं राकेश टिकैत। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां प्रेस क्लब में 11 बजे राकेश टिकैत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें माना जा रहा है कि उत्तराखंड के किसानों का भी पक्ष रखते नजर आएंगे किसान नेता राकेश टिकैत। सुबह 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिस पर निगाहें टिकी रहेंगी कि क्या बोलते हैं राकेश टिकैत। उत्तराखंड पहुंचकर उत्तराखंड के किसानों की हित की बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये तमाम चीजें सामने आएंगी। 11 बजे प्रेस क्लब में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। कृषि कानून को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां उत्तराखंड के किसानों को भी इस आंदोलन से जोड़कर उनकी पक्षों को, उनकी बातों को रखते हुए नजर आएंगे, अपनी बात कहेंगे। किसान आंदोलन को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है देहरादून में। 11 बजे प्रेस क्लब में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत देहरादून आएंगे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से खबर है जहां उत्तराखंड के सीएम दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है उनका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। इसके अलावा केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करेंगे। कल की बात करें तो कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी सीएम धामी ने, और आज भी कई केंद्रीय मंत्रियों से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। 2 दिन का ये दौरा था सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कल दोपहर 2:30 बजे के करीब वो दिल्ली आए देहरादून से, और कल भी मुलाकात की थी उन्होंने, रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। आज बताया जा रहा है कि गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। तो चलिए हम सीधा रुख करते हैं सहयोगी अविनाश का और जानकारी लेते हैं। अविनाश, क्या पता चल रहा है आज किस किस से मुलाकात है, किन बातों के मद्देनजर ये मुलाकात है? देखिए स्नेहलता, अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे पहुंचे हैं। कल उनकी मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से नहीं हुई थी। पहले 5:30 बजे का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया था। आज अगर बात करें तो उनकी मुलाकात अभी हो रही है। मुख्यमंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे पहुंचे हैं जहां पे सीमावर्ती इलाकों को लेकर बातचीत हो रही है। सैनिक स्कूल खोलने को लेकर भी उत्तराखंड में बातचीत हो रही है, और सैन्य धाम जो बनने हैं उत्तराखंड के अंदर उसको लेकर अभी बातचीत हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो फिर 10 बजे वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के पास पहुंचेंगे, जहां पे उत्तराखंड की जो तमाम सारी बांध परियोजनाएं है उसको लेकर बातचीत करेंगे। हर घर जो जल से नल योजना है उसको भी लेकर बातचीत होगी। इसके अलावा अगर बात करें तो सिंचाई परियोजना को लेकर बातचीत होगी। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा गया है, जिसमें 11:30 बजे वो संसद भवन के अंदर जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद फिर शाम 5 बजे केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बातचीत करेंगे, जहां तमाम सारे सड़क परियोजनाओं को लेकर बातचीत होगी कि किस तरीके से जो 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट बन रहे हैं इसमें तेजी लाई जाए। पर्यावरण की मंजूरी से कई सारे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, इनको किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से उनमें तेजी लाई जाए। तो इन तमाम सारे मसलों को लेकर बातचीत होगी। फिलहाल केंद्रीय मंत्रियों से वो लगातार बातचीत कर रहे हैं और प्रदेश की तमाम सारी विकास योजनाओं को लेकर उनसे तमाम सारे अपडेट ले रहे हैं और तमाम सारी जो बातें हैं वो अपनी रख रहे हैं।
बिल्कुल अविनाश, तो बेहद अहम है देखिए, क्योंकि मौसम और आपदाओं का ये जो दौर चल रहा है उत्तराखंड में बेहद अहम हो जाता है। कई व्यवस्थाएं पटरी से उतरती हैं, लेकिन ये आम रहता है, ये हर सीजन में मानसून में देखा जाता है। तो क्या इसी मद्देनजर, इसी के अराउंड है ये तमाम परियोजनाएं जिस पर चर्चा होगी? देखिए, अगर बात करें तो जिस तरीके से चुनाव आ रहा है और चुनाव नज़दीक है, 5 से 6 महीने का वक्त बचा है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार चाह रही कि ज़्यादा से ज़्यादा परियोजनाओं को जो लंबित है उसको शुरू कराया जा सके, उसका जो कंप्लीट होने के करीब है उसको कंप्लीट कराया जा सके, जिससे कि चुनाव में एक संदेश के साथ जाया जाए। यही कारण है कि लगातार तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से लगातार मुख्यमंत्री बातचीत कर रहे हैं और हर बार दिल्ली दौरे पर आकर उनसे तमाम सारी परियोजनाओं को अपडेट देते हैं और केंद्र से सहयोग मांगते हैं। जहां तक हाईवे प्रोजेक्ट्स की बात है तो 4 धाम जो हाईवे प्रोजेक्ट है वो लगातार बन रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2022 तक इसके कंप्लीट होने के जो है अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये काम देरी से चल रहा है। तो ऐसे में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ वो बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इस काम पे और तेजी लाए, जिससे कि 2022 के कंप्लीट ना हो सके, लेकिन चुनाव से पहले थोड़ा नजदीकी आ सके। जो कंप्लीशन का काम है उसमें थोड़ा जो है कम समय रखा जाए। इसीलिए कारण है कि तमाम सारे केंद्रीय मंत्रियों से लगातार बातचीत करें। बाकी जो बांध परियोजनाओं को लगातार बातचीत वो कर रहे हैं। बांध परियोजनाओं में अगर खासतौर से बात करें तो पंचेश्वर बांध है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो जिस तरीके से लाखवाड़ बांध परियोजना है उस पर भी कोई काम अभी तक नहीं आगे पहुंचा है। बिल्कुल अविनाश, ये समझा जा सकता है कि इतने कम वक्त में सीएम पुष्कर सिंह धामी को ये नई जिम्मेदारी इतनी सारी मिली है, तो खुद को प्रूव करने का भी वक्त बेहद कम है, इन परियोजनाओं को भी पूरा करने का वक्त बेहद कम है। इसी मद्देनजर तमाम गाइडलाइंस और नेतृत्व की जरूरत पड़ रही होगी। आपका शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। देहरादून की खबर का रुख करते हैं। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। 20 और 21 अगस्त को जेपी नड्डा उत्तराखंड आएंगे। 2 दिन में अलग अलग 7 बैठकें करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने यह जानकारी दी है कि ये 2 दिन का दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का और 7 अलग अलग बैठकें हैं, जिसमें जाहिर तौर पे आगामी चुनाव के मद्देनजर किस तरीके से छोटे से बड़े हर स्तर पर तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, इस बात की सुनिश्चितता के लिए 20 और 21 अगस्त जेपी नड्डा उत्तराखंड आएंगे। उधर 12 अगस्त को सीएम धामी लक्सर आएंगे, जहां खानपुर के दल्लावाला गांव में राजकीय कन्या महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिलाधिकारी विनय कुमार ने तैयारियों का जायजा भी लिया है। अब खबर हल्द्वानी से है, जहां बाल विकास और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत लाभार्थियों को किट बांटे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की ये योजना है, क्योंकि इन योजनाओं का एक अच्छा परिणाम ये है कि उत्तराखंड में लिंगानुपात बेहद अच्छा है। एक प्रकार से लैंगिक असमानता को खत्म कर सकें। लक्ष्मी के पैदा होने पर हम किस प्रकार से उसका स्वागत कर सकें, उसके इस धरा पे आने पर सरकार ये कहना चाहती है कि हम आपके साथ हैं। हम बेटी बचाओ, बेटी पैदा करने से लेकर पढ़ाने से लेकर उसे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। तो उसी दिशा में हमारा प्रयास है और लगातार प्रयास की सफलता ये है कि उत्तराखंड देश के 10 राज्यों में से ऐसा है जिसमें उसका स्थान 8वां, जहाँ पर 1000 बालकों के ऊपर 960 बालिकाएं हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में सुधरेगी स्कूलों की दशा और दिशा। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति होगी। 26 निदेशक और सीईओ स्तर के अफसरों को नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा। सभी नोडल ऑफिसर अलग अलग कामों की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाएगी। तो ये अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता, एडमिशन, स्कूलों के संसाधन और कोविड सुरक्षा समेत 13 अलग अलग कामों की निगरानी करेंगे। तो उत्तराखंड में स्कूलों की जो दशा है वो दिशा है, उन्हें सुधारने की स्थिति में ये नया कदम उठाया गया है। उधर पति गिरधारी साहू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या पति के बचाव में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग मामले को उठा रहे हैं वो 31 साल पुराना मामला उठा रहे हैं, कोर्ट में विचाराधीन है और कोर्ट में फैसला जो होगा वही मंजूर होगा। मुझे लगता है यदि कांग्रेस के पास में कोई प्रदेश हित में कोई मुद्दा होता तो मैं समझती हूँ आज कांग्रेस 11 पे नहीं रहती। और रही बात जो लोग ये विषय उठा रहे हैं, उस विषय के साथ मैं समझती हूँ कि उनको इतना बुद्धिमान जरूर होना चाहिए कि एक विषय जो कोर्ट में हो और 31 साल पुराना हो, तो क्या कोर्ट से बढ़कर वो हो गए कि वो जो है
उसकी कोई उसका परीक्षण कर रहे हो या कोर्ट के संज्ञान में जो विषय है उस पर वो कोई निर्णय देने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात है। अब खबर खटीमा से है, जहां आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आगामी विधानसभा में जीत का दावा किया है। आम आदमी पार्टी के उधम सिंह नगर जिला अध्यक्ष सरदार जसपाल सिंह ने मीडिया से बातचीत की। कहा कि घर घर जाकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को आपकी नीतियों के बारे में बताएंगे। उन्होंने कहा कि जनता दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को काफी पसंद कर रही है। पिछले 7 महीने से हम विधानसभा के गांव-गांव जाकर लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यक्रम बता रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं, उसके बारे में जनता को हमने पूरी तरह से अवगत करा दिया है कि आम आदमी पार्टी को अगर आप चुनेंगे तो दिल्ली मॉडल को हम उत्तराखंड में उसी तरह से उतार देंगे जैसे कि दिल्ली में काम हो रहा है, वही काम उत्तराखंड में होगा। और प्रदेश में हर घर नल जल पहुंचाने की कवायद अब और तेज हो गई है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने इस संबंध में अधिकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने जल जीवन मिशन के तहत अधिकारियों की बैठक ली। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत करीब 15 लाख घरों तक जल पहुंचाया जाना है। अभी तक करीब 6 लाख कनेक्शन दिए जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रदेश भर में तकरीबन 1 लाख कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें पानी है ही नहीं। इस पर विभाग के मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने नाराजगी जताई है। कहा है कि अधिकारियों को पहाड़ की परिस्थिति का ज्ञान नहीं है, इसी वजह से वो बिना सर्वे के घरों में नल पहुंचा तो देते हैं लेकिन पानी नहीं पहुंचता है। इस पर बिशन सिंह चुफाल ने जल बिना नल मामले पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। और उस जगह पर ऐसा भी है जहाँ पर पानी के योजनाएं वहाँ पर स्वीकृति नहीं दिया जाता है, ऐसी जगह भी कनेक्शन दे के उन जगहों पर हम चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद उसका स्रोत आसपास कहीं स्रोत मिलेगा तो हम उसको पानी ग्रेविटी से देंगे, नहीं तो हमको गांव को पंपिंग के द्वारा कहा गया। हमने कहा या DPR पंपिंग से बनाए उन गाँव को पानी। हमारी प्राथमिकता उन्हीं पर है जहाँ पर हमने कनेक्शन दे रखे हैं पहले, उन गाँव को उन घरों को हमने पहले प्राथमिकता के आधार पर पानी पहुँचाने का काम हमारा है। और उधर कुंभ के दौरान कोरोना टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा का मामला, जहां नैनीताल हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। आरोपी मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज की ओर से दायर की गई थी ये याचिका। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हमने जांच में पूरा सहयोग किया। सरकार से कोर्ट ने 20 अगस्त तक जवाब पेश करने की बात कही है। कर ले उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर अभी भी जारी है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। आज देहरादून, टिहरी, नैनीताल में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भी भारी बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग का अलर्ट यहां पर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश हो सकती है, मौसम विभाग का कहना है। अब खबर मसूरी से है, जहां कई इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। इसकी तीव्रता 4 रही। तीव्रता इतनी थी कि लोग डर की वजह से घरों से बाहर निकल आए। दोपहर 1:47 पर यह भूकंप आया। हालांकि किसी भी तरीके के नुकसान की खबर नहीं है। और देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। तीर्थ पुरोहितों ने आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। 17 अगस्त से देश भर में आंदोलन की चेतावनी दी गई है। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास कूच करने की भी चेतावनी दी गई है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धामों के तीर्थ पुरोहित ये आंदोलन कर रहे हैं। तो अब तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि आंदोलन और तेज होगा। उधर खटीमा में किसानों ने सम्मेलन करके 1 अक्टूबर से गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू करने की मांग की है। साथ ही क्विंटल पर 200 बोनस देने की भी मांग है। सम्मेलन में किसान नेताओं ने सभी किसानों को किसी भी पार्टी के समर्थन में ना आने की बात कही है। सरकार से हमारी ये मांग है कि कम से कम किसान को जो है 200 रुपये प्रति कुंटल पर बोनस दिया जाए और 1 अक्टूबर से लीपा पोती ना की जाए, बारदाने के साथ तोल शुरू हो और जो मंडियां हैं वो भी एक तरीके से शुरू होनी चाहिए। किसानों का जितना भी अनाज है उसको सरकारी रेट पे सरकार खरीदे। जो है हम गांव-गांव, ब्लॉक जाके किसानों को एकजुट करेंगे, एक बैनर तले लाएंगे। उनसे हमारी यही अपील रहेगी कि आप किसी भी सरकार का झंडा मत उठाओ।
धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा बारिश के चलते इन दिनों अपने रौद्र रूप पर है। गंगा की मुख्य धारा हो या फिर इससे निकलने वाली गंग नहर की धारा, पानी में उफान है। लेकिन एक अलग नजारा भी आपके सामने। हरिद्वार में युवा और बच्चे बेखौफ होकर इसी तेज धार में छलांग लगा रहे हैं। ये एक दिन की तस्वीर नहीं बल्कि रोज की कहानी है। उधर अल्मोड़ा के डीएम वंदना सिंह ने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के कामों का निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। एमसी की विजिट होनी है, उसके लिए कुछ काम लंबित हैं अभी कार्यदायी संस्थाओं के। इनके साथ एक बैठक पिछले सप्ताह कर ली गई थी उसकी समीक्षा के लिए। उसके बाद फिजिकली देख के कहाँ पर क्या होना है और कितना समय संभावित है, इसके लिए आज का विजिट रखा हुआ था। इनको ये जल्दी से ही शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़क का काम अभी शुरू कर दिया है, सीवर का काम आगे एक सप्ताह में कार्यदायी संस्था करने का आश्वासन दे रही है। देहरादून में भले ही कोरोना के मामले कुछ कम हो और कुछ राहत मिली हो, लेकिन देहरादून में डेंगू के 3 मामले सामने आने से अब चिंताएं बढ़ गई हैं। देहरादून के कोरोना अस्पताल में डेंगू का 1 मामला और निजी अस्पताल में 2 मामला सामने है। हालांकि कोरोनेशन अस्पताल में मरीज की एलाइजा रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डेंगू की दस्तक से नगर निगम और जिला प्रशासन के दावों की पोल भी खुलती है। प्रशासन का दावा था कि डेंगू को लेकर साफ सफाई सारी तैयारियां पुख्ता हैं। घरों से भी डेंगू के लार्वा नष्ट किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक ही पेशेंट अभी आया था रैपिड में पॉजिटिव, पर एलाइजा में वो नेगेटिव आया है। हमारे यहाँ 6 बेड हमने चिन्हित किए हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको गांधी शताब्दी में हमने, और मरीज़ अगर ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे रखें। उधर हरिद्वार में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री से हर की पौड़ी को देवस्थानम बोर्ड के दायरे में लाने की मांग की है। इस संबंध में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है। अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय सचिव विजय सिंह पाल ने कहा, उत्तराखंड की भाजपा सरकार ने देवस्थानम बोर्ड का गठन करके बड़ा ही सराहनीय काम किया है। उत्तराखंड में अपनी खेल नीति ना होने से खिलाड़ी मायूस हैं, जबकि 2020 में कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव लाकर नई खेल नीति बनाने को हरी झंडी मिली थी, लेकिन तब से अब तक लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है। अभी तक नई खेल नीति को शासन ने कोई इसका जियो नहीं जारी किया है। हालांकि महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार ने वंदना को बड़े स्तर पर प्रोत्साहन दिया है, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को हल्की उम्मीद दिखने लगी है। बात कर रहा हूँ मैं खेल नीति, मैंने देखा है कि अभी शासन स्तर पर जा रखी है और शायद इसी माह खेल नीति लागू की जा सकती है। और उसमें नए पॉइंट भी हैं, जैसे मुख्यमंत्री पेंशन योजना भी है और ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए भी पेंशन योजना की गई है उसमें। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम में भी खिलाड़ियों के लिए फ्री निःशुल्क टिकट की किराए की व्यवस्था भी की जाएगी। खेल नीति 2014 में भी थी और अभी 14 और 2000 खेल नीति 20 में कुछ इम्प्रूवमेंट के साथ हम लेके आए हैं। जो विशेषकर पैसे की थोड़ा दिक्कत रहती तो उसके लिए हमने निधि के लिए हमने रिक्वेस्ट करी। तो ये अभी ये कुछ चीज़ें हैं जो सभी राज्यों की खेल नीति पर ध्यान देते हुए जो उसके अच्छे पॉइंट हैं जिससे प्रोत्साहन मिल सकता है, उन सभी को समावेश किया है हमने अपनी इस नई खेल नीति में। अब बात विकासनगर की। विकासनगर में टेलर की दुकान में अचानक आग लग गई। इसके बाद मौके पर दमकल दस्ते को बुलाया गया। आग पर किसी तरीके से काबू पाया गया। आग क्यों लगी ये अभी साफ नहीं हो सका है। विश्व धरोहर फूलों की घाटी चमोली इन दिनों 300 जाति के फूलों से गुलजार है। रंगत देखते ही बन रही है। खासकर देव पुष्प ब्रह्म कमल की क्यारियों को सैलानी देख रहे हैं और उसे मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए इसकी खूबसूरती। ये घाटी जून से लेकर अक्टूबर तक फूलों से यूं ही गुलजार रहती है।